यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो जब वीडियो देख रहा हूं सबके लिए कैसे हैं सब लोग? बैठे? ओके, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए लेक्चर में। गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग जो वो करने वाले हैं हमारे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का एमसीक्यूज का पार्ट नंबर 3, जिसके अंदर आज हम 50 एमसीक्यूज को जो है वो डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने 100 एमसीक्यूज डिस्कस कर लिए। फर्स्ट वीडियो जो हमने लगाया था उसके अंदर हम लोगों ने जो है वो 40 क्वेश्चन किए थे और सेकंड वीडियो के अंदर 60 क्वेश्चन में डिस्कस कर लिया। अब आज की इस क्लास के अंदर हम लोग जो वो करने वाले हैं हमारे टोटल 50 क्वेश्चन को डिस्कस, और जो चौथा पार्ट होगा उसके अंदर टोटल 68 क्वेश्चन को हम लोग जो है वो कंप्लीट करेंगे। तो ऐसा करके 218 अपने टोटल क्वेश्चन है और ये 218 क्वेश्चन हम लोग जो है वो निपटा देंगे। ओके, तो आइए शुरुआत करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन का। क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है? तो सबसे पहला आईएफसी वाज एस्टेब्लिश इन जुलाई 1956। जो आईएफसी का फुल फॉर्म जो है वो है आपका इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। देखो, जो आपका वर्ल्ड बैंक ग्रुप है, ध्यान देना, वर्ल्ड बैंक ग्रुप, इसके अंदर टोटल मिला के 5 बॉडी है। ठीक है, उन 5 बॉडी में से एक बॉडी है आपका कौन सा? आईएफसी। क्या है? आईएफसी। वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अगर मैं बात करता हूं तो इसमें 5 बॉडी है। एक तो हो गया जी आपका आईबीआरडी, ठीक है, एक हो गया आईडीए, एक हो गया आईएफसी, एक हो गया आईसीएसआईडी और एक हो गया मिग्गा। ठीक है, टोटल मिला के जो है वो 5 इंस्टीट्यूशन है जो पार्ट है किसका? वर्ल्ड बैंक ग्रुप का। ठीक है, इंडिया, वैसे आपको मैं बता दूं, इंडिया जो है इन चारों का पार्ट है। इंडिया इन चारों का, इंडिया जो है वो आईसीएसआईडी का जो है वो पार्ट नहीं है। ठीक है, तो इनमें से एक बॉडी है आईएफसी, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। ये जो इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन है इसके बारे में कुछ बातें बता रहे हैं, आपको बताना कौन सी बात जो है वो क्या है? फॉल्स है। तो पहली बात है, बोलता है आईएफसी को एस्टेब्लिश किया जुलाई 1956 में, ये बात करेक्ट है। आईएफसी एनकरेज द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज इन द मेंबर कंट्री। नहीं, ये जो काम करती है, जो इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, ये बेसिकली जो प्राइवेट सेक्टर है उसके लिए काम करते हैं। तो ये बात जो है वो क्या गलत होगी? तो आंसर क्या आएगा? बी। हालांकि आगे देखते हैं, आईएफसी इज एफिलिएट वर्ल्ड बैंक का, मतलब वर्ल्ड बैंक ग्रुप की ही एक सब्सिडियरी है। यस। आईएफसी एनकरेज करता है ग्रोथ ऑफ द प्रोडक्टिव प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज इन द मेंबर कंट्री। यस। तो आंसर जो बनेगा वो क्या? बी। नीचे एक्सप्लेनेशन में भी लिखा हुआ है कि आईएफसी इसको एस्टेब्लिश किया 20 जुलाई 1956 को। ये एक एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड बैंक का। आईएफसी एनकरेज करता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द प्राइवेट सेक्टर। किसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट? किसका? प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज का, ऑफ द मेंबर कंट्री। ये प्रमोट करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ द प्राइवेट सेक्टर। आगे बढ़े, एक अगला क्वेश्चन आता है, बोलता है कंसंट्रेशन बैंकिंग एक मेथड है किसका? देखो, कंसंट्रेशन बैंकिंग जो है वो पार्ट होता है वैसे वर्किंग कैपिटल का। वर्किंग कैपिटल की अगर मैं बात करता हूं तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट अगर हम बात करते हैं तो इसमें हम ना मेन 3 चीजों को मैनेज करते हैं। एक तो हम लोग जो है वो मैनेज करते हैं किसको? कैश को। एक हम मैनेज करते हैं किसको? इन्वेंट्री को। किसको? इन्वेंट्री को। और एक हम जो है वो मैनेज करते हैं किसको? डेटर को। किसको? डेटर को। तो जब हम कैश को मैनेज करते हैं तो यहां पे ना कैश में 2 चीजें आती हैं। एक तो आता है कैश का इनफ्लो, एक तो कैश का इनफ्लो और एक आएगा कैश का आउटफ्लो। इनफ्लो की बात करें तो हम लोग ये चाहते हैं कि कैश जितना जल्दी हो सके हमारे पास में, और आउटफ्लो के अंदर हम ये देखते हैं कि जितना ज्यादा हो सके उतना अपने को लेट करना चाहिए, क्योंकि अगर जल्दी भी आप पेमेंट कर दोगे तो अपॉर्चुनिटी लूज कर जाएंगे। ओके, लेकिन हाँ, इतना भी लेट मत कर देना कि आपकी गुडविल खराब हो जाए। ठीक है ना? तो जब इनफ्लो की बात आती है, भाई कैश इनफ्लो को हम जितना जल्दी हो सके हम उतना जल्दी कलेक्ट करना चाहते हैं, तो यहां पे एक मेथड होता है जिसको बोलते हैं कंसंट्रेशन बैंकिंग। कंसंट्रेशन बैंकिंग के अंदर जो है वो सेलर जो है वो क्या करता है, उसके जो बायर जो अलग अलग जगह पे हैं, मतलब सेलर जो सामान बेच रहा है उसके जो डिफरेंट जो बायर हैं वो जो डिफरेंट लोकेशंस पे, तो उनसे जल्दी पैसा रिसीव करने के लिए वो क्या करेगा, हर बायर के पास में अपना एक जो है वो सेंटर ओपन कर देगा। ठीक है ना? हर बायर, मतलब जहां पे ग्रुप ऑफ बायर ज्यादा है, ओके, तो वहां पे क्या करेगा, अपने कलेक्शन सेंटर जो है वो क्या कर देगा? ओपन कर देगा, और फिर उनको बोल देगा कि आप इनको पैसा प्रोवाइड करवा देना। ठीक है ना? तो जिससे पैसे की जो रिकवरी है वो क्या होगी? जल्दी होगी। तो बेसिकली कंसंट्रेशन बैंकिंग के अंदर जो है वो अलग अलग जगह पे जो है वो कलेक्शन सेंटर को ओपन कर दिया जाएगा, जिसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइज कलेक्शन। कि जो कलेक्शन है वो एक ही जगह पे अब नहीं आएगा, वो अलग अलग जगह पे पैसा जो है वो क्या होगा? कलेक्ट होगा, और फिर वहां से हेड ऑफिस के अंदर जाता है। तो कंसंट्रेशन बैंकिंग एक मेथड है किसका? डिसेंट्रलाइज कलेक्शन का। पढ़ा देता हूं। कंसंट्रेशन बैंकिंग एक सिस्टम है जिसमें हम लोग क्या करते हैं? डिसेंट्रलाइज बिलिंग करते हैं एंड मल्टीपल कलेक्शन पॉइंट होते हैं। मल्टीपल कलेक्शन पॉइंट का मतलब क्या हो गया कि सिर्फ एक ही जगह पे पेमेंट नहीं, बल्कि आप आपके घर के बिल्कुल डोर स्टेप के नजदीक हम लोग जो क्या करेंगे? कलेक्शन सेंटर ओपन कर देंगे, उनको आप पेमेंट कर दीजिए। आपको हेड ऑफिस पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। इट इज ए यूजफुल टेक्निक टू एसिलरेट द कलेक्शन ऑफ द अकाउंट रिसीवेबल। ये एक इंपॉर्टेंट टेक्निक है जिससे क्या होता है? एसिलरेट होता है, बोले तो बढ़ता है। एसिलरेट का मतलब जो है वो क्या होता है? बढ़ना। क्या बढ़ता है? कलेक्शन ऑफ द अकाउंट रिसीवेबल। ये रिड्यूस करता है टाइम टेकन इन द कलेक्शन प्रोसेस व्हाइल रिड्यूसिंग द मेलिंग
टाइम। इससे जो टाइम आपका लगता था कलेक्शन करने में वो भी अब क्या होगा, रिड्यूस होगा और अर्ली पैसा जो है वो क्या होगा, रिकवर होगा। सिंस कलेक्शन सेंटर आर क्लोजर टू द कस्टमर, अब कलेक्शन सेंटर कस्टमर के बिल्कुल नजदीक खोल दी जाएंगे, सो जो टाइम लगता था टू सेंड द बिल टू द कस्टमर इज ऑल्सो लेस। ठीक है, इन एडिशन इसके अलावा जो टाइम गैप था बिटवीन द चेक सेंड बाय द कस्टमर एंड इट रिसीव्ड प्रोवाइडेड बाय द फर्म इज ऑल्सो रिड्यूस। इसके बाद अगला बोलता है सिलेक्ट द मेजर प्रिंसिपल विच बैंक स्ट्राइव टू इनकॉर्पोरेट इन देयर वर्किंग फ्रॉम दी फॉलोइंग। अब देखो ये बोलता है कि आपको जो है वो मेजर प्रिंसिपल्स बताने हैं जो बैंक बेसिकली जो है वो क्या किस मतलब बेसिकली लॉजिक्स के ऊपर बैंक जो है वो काम करता है। ठीक है ना, तो मेजर कौन कौन से ऐसे प्रिंसिपल है जिनके ऊपर बैंक जो है अपनी बैंक की वर्किंग बेस होती है। सबसे पहला प्रॉफिटेबिलिटी, यस बैंक जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी के लिए काम करता है, यस। बैंक लेबर वेलफेयर के लिए काम करता है, नो। क्या बैंक सोशल वेलफेयर के लिए काम करता है, यस। क्या बैंक सेफ्टी के लिए काम करता है कि क्लाइंट का पैसा जो उसके पास में वो सेफ रहे, यस। क्या बैंक ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए काम करता है, नो। क्या बैंक लिक्विडिटी के लिए काम करता है, यस। बैंक का मेन काम ही क्या होता है, लिक्विडिटी को मेंटेन करके रखना। ठीक है, तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ एंड सिक्स्थ। बोल तो बी आ गया। ये स्विफ्ट, स्विफ्ट जो है ये इसका फुल फॉर्म जो है वो क्या है, तो स्विफ्ट बेसिकली जो है वो क्या, ये एक इंटरबैंक बैंक टू बैंक जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती है तो उसको टेलीकम्युनिकेट करने की एक जो है वो क्या बॉडी है। तो स्विफ्ट बेसिकली एक बॉडी है जो क्या करती है, जो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उनको एक बैंक से दूसरे बैंक को पहुंचाने का काम करती है। तो स्विफ्ट की जो फुल फॉर्म है वो क्या, स्विफ्ट स्टैंड फॉर सोसाइटी, इट इज अ सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, सी। तो स्विफ्ट जो है वो बेसिकली 1973 के अंदर ब्रुसेल्स के अंदर इसको जो है वो एस्टेब्लिश किया गया। ओके, तो स्विफ्ट इसका स्टैंड करती है फॉर द सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। स्विफ्ट एक कोऑपरेटिव कमेटी है जो रजिस्टर्ड की गई है कब, 3 मई 1973 को, कहां पे, ब्रुसेल्स बेल्जियम में। इन द एज ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्विफ्ट प्रोवाइड करते हैं यूनिक मैसेज प्रोसेसिंग सर्विस। इसका जो मेन काम है वो क्या, ये यूनिक मैसेज प्रोसेसिंग सर्विस का काम करती है। ये बेसिकली प्रोवाइड करती है फास्ट, एक्यूरेट एंड ऑथेंटिक ट्रांसफर ऑफ द फाइनेंशियल मैसेज ऑन ए ग्लोबल बेसिस। ये एक कोऑपरेटिव है ऑफ द इंटरनेशनल बैंक का एंड ऑपरेट करती है ऑन द कंप्यूटर्स टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम। तो बेसिकली बैंक, एक बैंक और दूसरा बैंक, इन बैंकों के बीच में जो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उसको भेजने का जो काम है, जिम्मा है, वो किसका है, स्विफ्ट का। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डेवलपिंग बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, इनमें से कौन सा डेवलपमेंट बैंक इंस्टीट्यूशन नहीं है। आईडीबीआई इंटरनेशनल डेवलपमेंट जो आपका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये बेसिकली जो है डेवलपमेंट बैंक है। आईएफसीआई ये पहला डीएफआई था, इट इज द फर्स्ट डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो इंडिया के अंदर एस्टेब्लिश किया गया था। आईसीआईसीआई ये भी आपका जो है वो डीएफआई है, लेकिन जो एक्सिम बैंक है ये आपका डीएफआई नहीं है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ये एक स्पेशल टाइप का बैंक है, लेकिन ये डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं है। तो यहां पे किया हुआ है क्लासिफिकेशन जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का, उसको हम 3 तरीके से करते हैं। एक है ऑल इंडिया लेवल के, एक है स्टेट लेवल के और एक है आपके अदर इंस्टीट्यूशन। ठीक है, ऑल इंडिया लेवल के जो है उनको फिर आगे 4 पार्ट के अंदर जो है वो डिवाइड करते हैं। एक है ऑल इंडिया डेवलपमेंट बैंक, जिसके अंदर आईडीबीआई, आईसीआईसीआई, सिडबी, आईआईबीआई, आईएफसीआई ये सब आते हैं। एक है स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इसके अंदर बेसिकली आता है आपका एक्सिम, आरसीटीसी हो गया, आईसीआईसीआई वेंचर हो गया, आईडीएफसी हो गया, ये सब। ठीक है, तो एक्सिम बैंक की अगर बात करते हैं तो ये एक स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। आगे बढ़िए, Which one of the following are the criticism of the वर्ल्ड बैंक, बोलता है इनमें से कौन कौन से वर्ल्ड बैंक की जो है वो क्रिटिसिज्म है, वर्ल्ड बैंक की कमियां क्या क्या। सबसे पहला बोलता है वर्ल्ड बैंक के बारे में बोल रहा है कि इट इज नॉट ए डेमोक्रेटिक एंड ट्रांसपेरेंट इंस्टीट्यूशन। ये बात एकदम क्या सही है, क्योंकि यहाँ पे बड़े जो मेंबर्स है उनकी चलती है, ये बात सही है। बोलता है इट हैज अ डोमिनेशन, इसके अंदर जो है वो डोमिनेशन है किसका, इंटरनेशनल ट्रेड बाय रिच कंट्री, जो अमीर कंट्री है उनकी डोमिनेशन रहती है हमेशा पॉलिसी मेकिंग के अंदर, ये बात भी सही है। ये एनकरेज करता है रेस टू द बॉटम इन वेजेस बाय पिटिंग वर्कर अगेंस्ट ईच अदर रादर देन प्रोमोटिंग इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड लेबर स्टैंडर्ड, ये बात भी एकदम जो है वो क्या सही है। आपस में जो है वो झगड़ा होता रहता है और बल्कि इसने कोई स्टैंडर्ड इनके लिए सेट नहीं करके। इट इज सीकिंग टू प्राइवेटाइज एसेंशियल पब्लिक सर्विस, ये बात भी एकदम क्या सही है। ये बेसिकली जो एसेंशियल सर्विस है उनको भी प्राइवेटाइज करना चाहता है। तो आंसर के अंदर क्या आएगा, डी ए, मतलब इसके अंदर चारों जो है वो बेसिकली इसकी जो है वो क्या कमियां हैं, ये पढ़ लेना एक बार। डोमेस्टिक करेंसी टेंड टू डेप्रिशिएट ओइंग टू, अगर मान लो आपकी डोमेस्टिक करेंसी, देखो इंडिया की अगर बात करते हैं तो इंडिया के लिए हमारे इंडिया और यूएसए, ठीक है, इंडिया के लिए जो डोमेस्टिक करेंसी है वो कौन सी है, इंडिया की अगर मैं बात करूं तो डोमेस्टिक करेंसी हमारे लिए रुपीस है और यूएस की जो डोमेस्टिक करेंसी है वो क्या है, डॉलर है। ओके, तो बोलता है अगर डोमेस्टिक करेंसी डेप्रिशिएट कब होगी, इंडिया की वैल्यू जो है, अब देखो डेप्रिशिएट का मतलब क्या, पहले मान लो $1 इज इक्वल टू ₹50 था और अगर आज $1 इज इक्वल टू रुपीज जो है वो 70 हो जाए तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि रुपीस डेप्रिशिएट कर गया। क्यों, पहले $1 को खरीदने के लिए अपने पैसे कितने लगते थे, बोलो,
पहले $1 को परचेस करने के लिए हमारे 50 रुपए लगते थे और अब उसी $1 को परचेस करने के लिए हमारा लग रहा है कितना 70 रुपया। इसका मतलब क्या हो गया कि रुपीस की वैल्यू कम हो गई है और डॉलर की वैल्यू क्या बढ़ गई, डॉलर महंगा हो गया। तो अगर एक करेंसी एप्रिशिएट हो रही है तो दूसरी करेंसी क्या हो रही है, डेप्रिशिएट हो रही है। ओके, अब रीजन क्या है डोमेस्टिक करेंसी के डेप्रिशिएट होने के, तो बोलता है इन्फ्लेशन। जिस कंट्री के अंदर, एक बात याद रखना, लिख लेना आप ये वीडियो रोक के, जिस कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन ज्यादा होगा ना उस कंट्री की करेंसी हमेशा क्या करेगी, डेप्रिशिएट करेगी। ठीक है, तो बोलता है डोमेस्टिक करेंसी अगर आपकी डेप्रिशिएट हो रही है उसका रीजन क्या है, उसका रीजन है हाई इन्फ्लेशन रेट। तो जिस कंट्री के अंदर जो इन्फ्लेशन रेट है वो क्या रहेगा, हाई रहेगा, उस कंट्री की जो करेंसी है वो हमेशा क्या करेगी, डेप्रिशिएट। और जिस कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन बोले तो महंगाई दर जो है वो बिल्कुल कम होगी, उस कंट्री की जो करेंसी है वो हमेशा क्या करेगी, एप्रिशिएट करेगी। ठीक है, तो यहां पे लिखा हुआ है डोमेस्टिक करेंसी टेंड टू डेप्रिशिएट अगेंस्ट द फॉरेन करेंसी ड्यूरिंग इन्फ्लेशन। अगर होम कंट्री कंटिन्यू टू हैव हायर इन्फ्लेशन रेट, अगर होम कंट्री बोलो तो इंडिया के अंदर अगर इन्फ्लेशन रेट जो लगातार क्या हायर है देन द फॉरेन करेंसी डेप्रिशिएट, तो फिर जो उसकी जो करेंसी है वो फॉरेन करेंसी मुकाबले में क्या करेगी, डेप्रिशिएट करेगी। ये बात थोड़ा ध्यान रखना, लिख लेना कि जिस कंट्री के अंदर, ध्यान देना, जिस कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन रेट ज्यादा रहेगा तो उस कंट्री की जो करेंसी है वो हमेशा क्या करेगी, डेप्रिशिएट करेगी। आगे, फॉर द पर्पस ऑफ एक्सटेंडिंग रूरल बैंकिंग एंड एग्रो फाइनेंस, क्या करने के लिए, रूरल बैंकिंग और एग्रो फाइनेंस को एक्सटेंड करने के लिए नाबार्ड जो है वो क्या करता है, तो नाबार्ड जो है वो डायरेक्टली पैसा प्रोवाइड नहीं करता, नाबार्ड बेसिकली जो है वो क्या करता है, रीफाइनेंस का काम करता है। क्या करता है, रीफाइनेंस, मतलब नाबार्ड जो है ये बेसिकली पहले पैसा जो है वो देगा किसको, बैंक को, कोई भी आरआरबी मान लो इनको, और ये आगे पैसा देंगे किसको, पब्लिक को। तो इसको मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर भी बोला था कि ये जो काम होता है, देखो बैंक, ये आरआरबी अगर डायरेक्टली पब्लिक को पैसा दे रहा है तो इसको तो बोलेंगे फाइनेंस, क्या बोलेंगे, फाइनेंस। और नाबार्ड के द्वारा ये जो पैसा दिया जा रहा है पब्लिक को, इसको बोलेंगे हम लोग क्या, रीफाइनेंस, क्या बोलेंगे, रीफाइनेंस। तो बोलता है पर्पस जो है एक्सटेंड करना रूरल बैंकिंग एंड एग्रो फाइनेंस, तो नाबार्ड जो है वो क्या करता है, तो नाबार्ड का जो मेन काम है इसके पीछे वो क्या, रीफाइनेंस करना। तो नाबार्ड बेसिकली रीफाइनेंस करता है बैंक्स को जो एक्सटेंड करते हैं रूरल फाइनेंस को। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, बी लिखा हुआ है। नाबार्ड बोल तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये एक अपेक्स बॉडी है फॉर रीजन रूरल बैंक्स का, जो लोकेट है मुंबई महाराष्ट्र में। इसको एस्टेब्लिश किया था 1982 के अंदर। ठीक है, ये इसका जो मेन काम है, ये एक अपेक्स एजेंसी है फॉर फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन विच प्रोवाइड क्रेडिट, जो बेसिकली उधार प्रोवाइड करता है टू प्रमोट करने के लिए वेरियस डेवलपमेंट एक्टिविटी इन द रूरल एरिया। आगे बढ़ो, बोलता है विच व्हेन आरबीआई ग्रांट लोन टू कमर्शियल बैंक, जब आरबीआई जो है वो लोन देता है किसको, कमर्शियल बैंक को, और उसके बदले में उससे क्या करता है, इंटरेस्ट रेट जो है वो चार्ज करता है, तो इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं हम लोग बेसिकली क्या, बैंक रेट। तो जनरल क्वेश्चन तो अगर आ जाए तो ये तो क्या, अगर आरबीआई लोन दे रहा है और तो सिर्फ ये बोलते हैं आरबीआई अगर जो है वो क्या करे, कमर्शियल बैंक को लोन दे रहा है, तो ये तो क्या हो गया, ये हो गया जी आपका बैंक रेट। और अगर ये बोलते हैं कि आरबीआई जो है वो लोन दे रहे कमर्शियल बैंक को शॉर्ट टर्म, एक तो शॉर्ट टर्म के लिए और दूसरा अगेंस्ट सिक्योरिटी, तो वो जो रेट होगा जो आरबीआई चार्ज करेगा उसको बोलेंगे रेपो रेट। रेपो का मतलब है रीपरचेज रेट, क्या बोलेंगे, रीपरचेज रेट। तो ये बात ध्यान रखना, ठीक है। और नॉर्मल सिनेरियो में अगर बोल दे कि आरबीआई ने जो है वो क्या किया, कमर्शियल बैंकों को लोन प्रोवाइड किया और जो इंटरेस्ट रेट उसने चार्ज किया, डेट इंटरेस्ट रेट इज नोन एज अ बैंक रेट। ठीक है, तो बैंक रेट इज यूज्ड बाय द सेंट्रल बैंक एज ए डायरेक्ट क्वांटिटी मेथड फॉर क्रेडिट कंट्रोल इन द कंट्री। इट इज अ रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच द सेंट्रल बैंक lends against government security to commercial bank or other bank or by re-deducting their first class bill of exchange। आ गया ये। To operationalize online, internet, mobile banking, debit card and credit card tool, some of the essential ingredient are। तो अगर आपको ऑनलाइन बैंकिंग को अगर प्रमोट करना है तो उसके लिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए, सबसे पहला कंप्लायंस विद द आईटी एक्ट के जो रूल्स हैं उनको आपको कंप्लाई करना है, हाँ जी करना है। सैटेलाइट कनेक्शन बढ़िया होना चाहिए, हाँ जी होना चाहिए। सिलेक्शन ऑफ ए पोर्टल एंड सर्वर, यस, तो आंसर क्या आएगा, ऑल ऑफ द अबव। तो अगर आपको जो है वो ऑनलाइन बैंकिंग को ऑपरेशनलाइज करना है तो ये सब फैसिलिटी जो होनी चाहिए। आगे, एनी कंट्री कंसिस्टेंटली फेसिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिशिएंसी, तो वो किसको अप्रोच करेगी, अगर कोई कंट्री लगातार उसका जो बीओपी है, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, अगर वो क्या हो रहा है, एडवर्स जा रहा है लगातार, ठीक है, वो डेफिसिट में जा रहा है, तो वो उसको ठीक करने के लिए अप्रोच करेगी किसको, आईएमएफ को, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आईएमएफ। तो ये बेसिकली हेल्प करता है। तो लिखा भी हुआ है, इफ अ कंट्री इज कंसिस्टेंटली फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, देन आईएमएफ जो है इसकी क्या करेगा,
हेल्प करेगा। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड डज द फॉलोइंग फंक्शन, वो क्या करता है बेसिकली, जो आईएमएफ का जो मेन काम है वो क्या करता है, प्रोवाइड लोन टू द मेंबर कंट्री फेसिंग डिफिकल्टी ड्यू टू बैलेंस ऑफ पेमेंट। दूसरा, प्रोवाइड करता है फंड ऑफ द करेंसी टू द मेंबर कंट्री एंड अनेबल देम टू द डेट फ्री, उनको लोन प्रोवाइड करता है। एडवाइस करता है मेंबर कंट्री को ऑन द इकोनॉमिक मॉनेटरी एंड द टेक्निकल मैटर्स के ऊपर, और ये सिस्टमेटिकली प्रमोट करता है एडजस्टमेंट ऑफ द एक्सचेंज रेट ऑफ द मेंबर कंट्री। आगे, एज पर द आरबीआई एक्ट 1934 द फॉलोइंग फंक्शन आर डिस्क्राइब एज अ फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक के जो फंक्शन है वो कौन कौन से हैं, तो एज पर आरबीआई एक्ट सेंट्रल बैंक जो है, आरबीआई का जो फंक्शन है वो क्या क्या है, वो बैंकिंग फंक्शन परफॉर्म करता है, सुपरवाइजरी करता है, प्रमोशन करता है, लेकिन एडवाइजरी फंक्शन वो परफॉर्म नहीं करता। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, 1, 3 एंड 4। तो लिखा हुआ है एज पर द आरबीआई एक्ट 1934 द फॉलोइंग फंक्शन आर डिस्क्राइब एज अ फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक, बैंकिंग, सुपरविजन एंड प्रमोशनल। आगे बढ़े, अकॉर्डिंग टू द एफडीआई पॉलिसी, जो गवर्नमेंट की नई एफडीआई पॉलिसी आई थी तो उसके अंदर जो है वो पब्लिक सेक्टर बैंकों के अंदर जो है वो कितना एफडीआई अलाउड है, 20%, और जो प्राइवेट सेक्टर बैंक है उसके अंदर कितना एफडीआई अलाउड है, 74। लेकिन 74 के अंदर जो है वो क्या है, पहले 49% तक तो ऑटोमेटिक रूट से, और 49 से 74 अगर जाना है तो वो गवर्नमेंट रूट से है। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, ए 20% इन नेशनलाइज्ड बैंक एंड 74 इन द प्राइवेट सेक्टर बैंक। The profitability of the private sector bank, जो पब्लिक सेक्टर बैंक की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो लो है, मतलब जो बेसिकली पब्लिक सेक्टर बैंक है उनकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या है इन कंपैरिजन टू प्राइवेट सेक्टर बैंक, वो कम है। उसके पीछे का रीजन जो है वो क्या है, तो रीजन बेसिकली जो है वो क्या है, रीजन सबसे पहला ओवर कॉशियस अप्रोच टू द लेंडिंग। ये बेसिकली क्या करते हैं, जब कभी भी लोन देंगे तो बहुत सारी चीजों को जो है वो केवाईसी करवाते हैं, ये बात सही है। फिर आरबीआई का पॉलिसी, ये तो सबके ऊपर लागू होती है। हाई ओवरहेड कॉस्ट, इनकी जो खर्चे हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, यस। इनका ये बेसिकली सोशल सेक्टर लेंडिंग करते हैं जिसमें इनको लो इंटरेस्ट रेट ऑफर करना होता है। तो अगर आपको जो है वो इंटरेस्ट अगर जो है वो कम मिलेगा तो बट नेचुरली कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी भी क्या होगी, कम होगी। तो आंसर क्या आएगा, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ मतलब सी। Which of the following are included under the representation function of the bank? देखो बैंक जो है वो क्या करता है, अपने कस्टमर को रिप्रेजेंट करता है। तो जब एक बैंक अपने कस्टमर को रिप्रेजेंट कर रहा है और कुछ फंक्शन परफॉर्म कर रहा है तो उनको बोलता है रिप्रेजेंटेशन फंक्शन। तो नीचे यहाँ पे आपको 6 फंक्शन दे रखे हैं, आपको बताना इनमें से कौन सा रिप्रेजेंटेशन फंक्शन है। सबसे पहले नंबर पे जो है वो क्या आएगा, पेमेंट ऑफ द चेक एंड बिल। अगर बैंक जो है वो अपने कस्टमर के बिहाफ पे कोई बिल का पेमेंट कराएगा, जो पेमेंट कस्टमर ने करनी थी, देखो रिप्रेजेंटेशन फंक्शन का मतलब जो काम करना कस्टमर ने था लेकिन कस्टमर के बिहाफ पे कौन कर रहा है, बैंक कर रहे हैं। तो बैंक के द्वारा वो जो फंक्शन परफॉर्म किया गया दैट इज नोन एज द रिप्रेजेंटेशन फंक्शन। ओके, तो बोलता है अगर पेमेंट ऑफ द चेक एंड बिल, तो ये फंक्शन किसने परफॉर्म करना था, ये करना था कस्टमर ने, लेकिन कस्टमर के बिहाफ पे कर दिया किसने, बैंक ने। तो ये आपका बेसिकली रिप्रेजेंटेशन फंक्शन है, ठीक है। प्रोवाइड रेमिटेंस फैसिलिटी, मतलब पैसा ट्रांसफर करना, ये भी आपका क्या रिप्रेजेंटेशन फंक्शन है। अंडरराइटिंग ऑफ सिक्योरिटी, ये रिप्रेजेंटेशन फंक्शन नहीं है। एडवांस करना, लोन प्रोवाइड करना, ये भी रिप्रेजेंटेशन फंक्शन नहीं है। अलाउ करना ओवरड्राफ्ट ऑन द करंट अकाउंट, एक मिनट, अंडरराइटिंग ऑफ सिक्योरिटी ये आपका रिप्रेजेंटेशन फंक्शन है, क्योंकि इसके जो ये अंडरराइटिंग का काम करना किसने था, कस्टमर ने, लेकिन कस्टमर के बिहाफ पे कर किसने दिया, बैंक ने कर दिया, ठीक है। अलाउ करना ओवरड्राफ्ट ऑन द करंट अकाउंट, ये आपका जो है रिप्रेजेंटेशन फंक्शन नहीं है। सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटी, ये भी आपका रिप्रेजेंटेशन फंक्शन है, ठीक है। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, 1, 2, 3 एंड 6। आगे, पिन जो होता है, पिन इन द बैंकिंग ट्रांजैक्शन, उसको क्या बोलते हैं, एक होता है पैन कार्ड जैसे होता है आपका परमानेंट अकाउंट नंबर, और पिन जो है वो क्या है, पिन बेसिकली होता है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, बी। तो पिन इन द बैंकिंग ट्रांजैक्शन उसको बोलते हैं क्या, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, जबकि फुल फॉर्म जो है पैन का उसको बोलते हैं हम लोग क्या, परमानेंट अकाउंट नंबर। Which one among the following has not started the commercial bank? इनमें से किसने कमर्शियल बैंक अभी तक स्टार्ट नहीं करी है, वो है आपका सिडबी, जो स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, मतलब छोटी इंडस्ट्री जितनी भी है ना, स्मॉल सेक्टर की इंडस्ट्री, उन सबके लिए जो अपेक्स फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशन है वो है आपका सिडबी ने अभी जो है वो कमर्शियल बैंकिंग सर्विसेज जो प्रोवाइड नहीं करी है। इंडिया के अंदर कमर्शियल बैंक को जो लाइसेंस दिया जाएगा, गिवन लाइसेंस ऑफ ऑपरेशन, वो कौन देता है, आरबीआई। कौन देगा, आरबीआई। The provision of the general reserve in the banking company are made keeping in view the provision of, हर बैंक जो है वो क्या करेगा, अपना कुछ रिजर्व मेंटेन करेगा, और वो कितना रिजर्व मेंटेन करेगा उसके लिए वो सबसे पहले जो है वो क्या देखता है, जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है, ठीक है, तो उसमें कितना रेट दिया हुआ है, तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के प्रोविजन को आपको मानना पड़ता है। तो बोलते हैं जो प्रोविजन है ऑफ द जनरल रिजर्व, आप जो है प्रोविजन मेंटेन करते हैं जनरल रिजर्व के अंदर इन बैंकिंग कंपनी आर मेड कीपिंग इन व्यू द प्रोविजन ऑफ द बैंकिंग कंपनी एक्ट 1949। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, बी, ठीक है।
और इसका पहले, इसका जो अब नाम है वो है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। पहले इसका नाम था बैंकिंग कंपनी एक्ट, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। नीचे लिखा हुआ है कीपिंग विद द प्रोविजन ऑफ द बैंकिंग कंपनी एक्ट 1949 इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रोविजन ऑफ जनरल रिजर्व इन बैंकिंग कंपनी आर मेड। तो इनको ध्यान में रख के जो है वो प्रोविजन बनाया जाता है। द बैंकिंग कंपनी एक्ट 1949 जो है वो कब से आया, 16 मार्च 1949 से फोर्स में आया विद इफेक्ट फ्रॉम 1 मार्च 1966। इसको नाम जो है वो रिप्लेस कर दिया। पहले इसका नाम था बैंकिंग कंपनी एक्ट और बाद में 1966 में इसके नाम को रिप्लेस करके क्या करते हैं, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। ये बात थोड़ा ध्यान रखना। आगे सिडबी जो स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसको सेटअप कब किया गया, इसको सेटअप किया गया था 1990 में, 1990 के अंदर। और ये जब इसको बनाया गया, ये होली ओन सब्सिडी था किसका, आईडीबीआई का, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया का। लार्जेस्ट बैंक जो है इंडिया के अंदर वो कौन है, एसबीआई है। सबसे बड़ा जो बैंक है वो है एसबीआई। मतलब ओवरऑल मिलाकर के, चाहे पब्लिक सेक्टर की बात कर लो चाहे प्राइवेट सेक्टर की बात कर लो, दोनों के अंदर मिलाकर के, ओवरऑल मिलाकर के सबसे बड़ा बैंक जो है वो तो कौन है, एसबीआई। लेकिन प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ा जो बैंक है वो है आपका एचडीएफसी, ध्यान रखना। विच द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन वाज फर्स्ट एस्टैब्लिश, इनमें से कौन सा इंस्टीट्यूशन जो सबसे पहले एस्टैब्लिश हुआ। अगर बात करूंगा आईडीबीआई का, तो आईडीबीआई तो बना 1964 में, यूटीआई बना 64 के अंदर, आईएफसीआई जो आपका है इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये बना 1948 में। ये फर्स्ट डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन था इंडिया का, ठीक है। और जो आईसीआईसीआई ये बना 1955 में। तो सबसे पहला जो है वो कौन सा था, वो था आईएफसीआई, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। व्हेन वाज द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को कब एस्टैब्लिश किया, 1955 में। इसका पहले जो नाम था वो क्या था, ये लिखा भी हुआ है यहां पे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एस्टैब्लिश किया 1 जुलाई 1955 को। इनिशियली इसका जो ओल्ड नेम था वो था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, ध्यान रखना। 3 जो आपके प्रेसिडेंसी बैंक थे, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ बॉम्बे, इन तीनों को जो वो क्या कर दिया, मिला दिया और मिला करके जो है एक बैंक को बनाया गया जिसको बोलते हैं इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है ना, ध्यान रखना। इसके बाद विच वन द फॉलोइंग बैंक मोटिवेट द एग्रीकल्चर एंड द रूरल डेवलपमेंट, इनमें से कौन सा बैंक है जो मोटिवेट करता है एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट में। तो रूरल डेवलपमेंट के लिए जो अपेक्स बैंक है वो है कौन सा, नाबार्ड। नाबार्ड फुल फॉर्म जो है वो क्या, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड द रूरल डेवलपमेंट। ये मोटिवेट करता है एग्रीकल्चर एंड द रूरल डेवलपमेंट को। इसका एस्टैब्लिश किया 1982 में। इसको ये क्या है, ये एक अपेक्स मेन इंस्टीट्यूशन है इन द फील्ड ऑफ रूरल क्रेडिट इन रूरल एरिया। ऑल दोज वर्क व्हिच वर अर्लियर डन बाय द आरबीआई आर नाउ डन बाय द नाबार्ड। तो रूरल एरिया के लिए जो अपेक्स बैंक है वो कौन सा है, आपका नाबार्ड है। सिडबी की बात करें, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये एक अपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, किसके लिए, फॉर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के लिए। Who is the चेयरमैन ऑफ द नीति आयोग, करंट जो चेयरमैन नीति आयोग के वो कौन है। नीति आयोग ये 2015 में इसका नाम ये पड़ा, इससे पहले इसका नाम था प्लानिंग कमीशन, ठीक है ना। तो जब मोदी गवर्नमेंट बनी तो उन्होंने जो है प्लानिंग कमीशन का नाम चेंज करके क्या करते हैं, नीति आयोग, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ओके, अब नीति आयोग का जो चेयरमैन होता है वो कौन सा, जो अपेक्स पर्सन होता है इसमें, वो होता है जी आपके कौन, पीएम, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है ना। तो नीति आयोग के जो करंट चेयरमैन है वो कौन है, मोदी जी, ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर। द इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, ये इसको कब पास किया, 1949 के अंदर। चेयरमैन जो थे 10th फाइनेंस कमीशन के, ये थोड़ा याद कर लेना बस, मेरे को लगा थोड़ा इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने लिख दिया। जो 10वां फाइनेंस कमीशन था उसके जो चेयरमैन थे वो थे मिस्टर केसी पंत, थोड़ा याद रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज रिसीव्ड द टाटा एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट अवार्ड, जो टेरी अवार्ड है ये किसको मिला, तो ये मिला है आपका श्री राम जूट प्रोडक्ट लिमिटेड को। बस ये थोड़ा याद करना पड़ेगा, फैक्ट के क्वेश्चन है ये। अर्लियर इट वाज नोन एज बैंक ऑफ इटली, पहले इसका नाम था बैंक ऑफ इटली, लेकिन आज की डेट में इसका नाम क्या है, तो बैंक ऑफ इटली जो है ना, इसको आज के डेट में बोलते हैं बैंक ऑफ अमेरिका के नाम से। तो ऑन 1 नवंबर 1930 को जो बैंक ऑफ इटली था इन सैन फ्रांसिस्को, उसने अपने नेम को चेंज करके क्या कर दिया, बैंक ऑफ अमेरिका। आईडीबीआई और आईसीआईसीआई जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है, और जो आपका आईसीआईसीआई इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये बेसिकली एग्जांपल है किसके, तो ये दोनों जो है वो एग्जांपल है आपके डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये बेसिकली जो है वो क्या करते हैं, इंडस्ट्री को बेसिकली डेवलपमेंट के लिए जो है फंडिंग प्रोवाइड करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वन इज नॉट कमर्शियल बैंक, इनमें से कौन सा कमर्शियल बैंक नहीं है, तो एसबीआई है, आपका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, देना बैंक है, एचडीएफसी बैंक वो कमर्शियल बैंक है, लेकिन अकेला एचडीएफसी ये कमर्शियल बैंक नहीं है। ये इसको जब बनाया था तो ये था आपका डीएफआई, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। कमर्शियल बैंक का मतलब क्या था, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन दैट डज बिजनेस इन मनी बाय प्रोवाइडिंग लोन, accepting money deposit from the public for obtaining profit. Apart from this, it also performs the role of the intermediary to get profit while completing
commercial instrument and other activity. In this view, in the given option, SBI, Central Bank and देना बैंक, ये सब जो है वो कमर्शियल बैंक है, जबकि HDFC हाउसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ द फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ये एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है और ये आपका जो है कमर्शियल बैंक नहीं है। लीड बैंक स्कीम आई थी, ठीक है, 1969 में। तो इसमें ये बोला गया कि हर डिस्ट्रिक्ट में जाके हम जो है वो क्या करेंगे, बैंक की ब्रांच ओपन करेंगे। तो जो लीड बैंक स्कीम थी ये किसने बोला, तो जो नरीमन कमेटी है, नरसिम्हम नहीं, नरीमन कमेटी, इसने बोला था। तो नरीमन कमेटी ने इसको फाइनलाइज किया और इसके बेस पर लीड बैंक स्कीम को जो है 1969 में सबसे पहले क्या किया गया, स्टार्ट किया गया, जिसमें हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हम लोग जो क्या करेंगे, बैंक की ब्रांच को ओपन करने का काम करेंगे। तो इसको द लीड बैंक स्कीम में इसको अगुआ भी बोलते हैं। वह सजेस्टेड बाय द नरीमन कमेटी। अगुआ बैंक स्कीम वह स्टार्ट हुआ 1969 में टू इंप्रूव द बैंकिंग सिस्टम इन द डिस्ट्रिक्ट। तो हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर बैंकिंग सिस्टम को इंप्रूव करने के लिए बेसिकली स्कीम को लाया गया। अंडर दिस देयर इज ए अगुआ बैंक इन एवरी डिस्ट्रिक्ट। इट वाज द फर्स्ट रिकमेंड बाय द गदगिल कमेटी। लेटर नरीमन कमेटी ने इसको जो है वो क्या किया, फाइनलाइज किया। आगे हेड ऑफिस जो है IFCI का, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का जो हेड ऑफिस है वो कहां पे है, दिल्ली में। हेडक्वार्टर ऑफ द एशियन डेवलपमेंट बैंक, जो ADB है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पे है, मनीला में। मनाली नहीं, मनीला। व्हेन वाज अंकटाड, जो अंकटाड है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस फॉर डेवलपमेंट ट्रेड एंड डेवलपमेंट, तो ये एस्टेब्लिश हुआ 1964 में। तो अंकटाड की अगर बात करते हैं, इसको एस्टेब्लिश किया गया 30 दिसंबर 1964 में अंडर द रेजोल्यूशन पास बाय द जनरल असेंबली। इसका हेडक्वार्टर कहां पे, जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। अपार्ट फ्रॉम ऑल द UN मेंबर, स्विट्जरलैंड एंड द वेटिकन सिटी आर आल्सो रिप्रेजेंट इन द अंकटाड। ये थोड़ा सा याद रखना। तो अंकटाड बेसिकली WTO की जैसा ही है, ठीक है। वहां अंकटाड भी आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाता है जहां पे आप अपने ट्रेड रिलेटेड जो डिस्प्यूट्स है उनको जो है वहां पे क्या करोगे, नेगोशिएट करोगे, ठीक है। लेकिन अंकटाड में बेसिकली जो छोटी मेंबर छोटी जो कंट्रीज हैं, ठीक है, जो बेसिकली LDCs है, लीस्ट डेवलप कंट्री है, या जो डेवलपिंग कंट्री है, उनकी सुनवाई होती है ज्यादा। व्हेन वाज द सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश, जो CSO है इसको कब एस्टेब्लिश किया, तो CSO जो है वो एस्टेब्लिश हुई थी 1951 के अंदर। इंडिया बिकम मेंबर ऑफ वर्ल्ड बैंक, इंडिया जो है वर्ल्ड बैंक का मेंबर बना कब, 1945 के अंदर। अच्छा ये बात याद रखना, वर्ल्ड बैंक के ना दो तरह के मेंबर होते हैं, एक है ओरिजिनल जिसको फंडामेंटल मेंबर बोलते हैं, ठीक है, और एक होता है ऑर्डिनरी। तो ये थोड़ा देख लेना एक बार। जनरल ऑब्जेक्टिव जो था वर्ल्ड बैंक का वो क्या था, टू मीट द ओवरऑल टेक्निकल एंड द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ द डेवलपमेंट बाय द फ्लो ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्स फ्रॉम डेवलप्ड कंट्री टू द डेवलपिंग कंट्री। वर्ल्ड बैंक को जो है एस्टेब्लिश किया 17 दिसंबर 1945 को। इसका हेडक्वार्टर का है वॉशिंगटन में। इसकी आज की डेट में मेंबरशिप है 189। द वर्ल्ड बैंक एक जॉइंट फोरम है ऑफ IBRD एंड IDA का, ठीक है। तो IBRD प्लस IDA इन दोनों को मिला दें तो बोलेंगे इसको वर्ल्ड बैंक। और इसके अंदर अगर आप जो है वो मिला देंगे किसको, IFC, मिग्गा प्लस ICSID, इन पांचों को अगर आप मिला दें तो ये बनता है जी आपका वर्ल्ड बैंक ग्रुप। ये ध्यान रखना, ठीक है। तो बोलता है लाइक द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इट आल्सो हैज टू टाइप ऑफ मेंबर। जैसे IMF में उसी तरीके से वर्ल्ड बैंक में दो तरह के मेंबर होते हैं, एक होते हैं फंडामेंटल मेंबर, एक होते हैं ऑर्डिनरी। इसमें 30 ओरिजिनल मेंबर थे, ठीक है, वर्ल्ड बैंक के, जिन्होंने 1945 में जब ये एग्रीमेंट हुआ और वर्ल्ड बैंक एस्टेब्लिश किया तो उस टाइम पे जो मेंबर थे वो है आपके ओरिजिनल मेंबर, ठीक है, जिसको फंडामेंटल मेंबर भी बोलते हैं। और इंडिया भी इसका पार्ट था, ठीक है ना, ध्यान रखना। और जिन्होंने 1945 के बाद में वर्ल्ड बैंक को ज्वाइन किया उनको बोलते हैं ऑर्डिनरी मेंबर। IMF जो है वो क्या करता है, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये बेसिकली जो है वो क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है आपको इमरजेंसी लोन के लिए, ठीक है। ये पढ़ लेना एक बार। विच द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन वाज द फर्स्ट एस्टेब्लिश टू प्रोवाइड इंडस्ट्रियल फाइनेंस। इनमें से कौन सा इंस्टीट्यूशन है जो सबसे पहले एस्टेब्लिश किया गया जो बेसिकली इंडस्ट्री को फाइनेंस प्रोवाइड करेगा, वो था जी आपका IFCI 1948 में। 1948 के अंदर इसको बनाया गया। ये आजाद भारत का सबसे पहला DFI था। तो डिटेल जो था ऑफ द इंस्टीट्यूशन प्रोवाइडिंग इंडस्ट्रियल फाइनेंस एंड द एस्टेब्लिशमेंट ईयर एज फॉलो, तो ये सब बता रखा है आपको। विच द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा पेयर इनकरेक्ट है। एक्सिम का मेन काम जो है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए पैसा प्रोवाइड करना, ये सही है। RBI बैंकर ऑफ बैंक है, यस। IDBI इंडस्ट्रियल फाइनेंस के लिए पैसा प्रोवाइड करता है, यस। लेकिन जो FCI है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए नहीं, तो ये क्या है, गलत है। तो आंसर जो बनेगा वो क्या, B, बोले तो A, ठीक है। यहां लिखा हुआ है FCI का फुल फॉर्म जो है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। किस साल में LIC को एस्टेब्लिश किया गया, तो LIC जो है 1956 के अंदर बनी थी,
ठीक है जी। नंबर ऑफ एसोसिएट बैंक ऑफ द एसबीआई आज के डेट में कितने हैं? नन। पहले एसबीआई की जो है वो क्या थी? 7 एसोसिएट थी, बाद में 2 एक बार और फिर बाद में 5 एक बार और फिर भारतीय महिला बैंक, इन सबको जोड़ के जो है वो क्या कर दिया? एसबीआई के अंदर मर्ज कर दिया। तो आज एसबीआई की कोई भी जो है वो एसोसिएट नहीं है, वो सारी के साथ इसके अंदर मर्ज हो गई है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO फॉर्मली कमेंस, उसने अपना काम करना कब शुरू किया? देखो WTO 1995 को बना, ठीक है। इससे पहले होता था गैट, 1948 के अंदर गैट को एस्टेब्लिश किया। गैट ने अपना काम किया और 31 दिसंबर 1994 तक गैट ने अपना काम किया और फिर 1 जनवरी 1995 से जो है वो क्या आ गया? WTO अपने फोर्स के अंदर आ गया। तो आंसर क्या है? 1 जनवरी 1995। कैपर्ट CAPART इज एन ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है विच वर्क अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो कैपर्ट की अगर बात करते हैं तो कैपर्ट जो है वो काम करता है किस बॉडी के अंडर? ये है रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, इसके अंडर काम करता है। कैपर्ट क्या है? काउंसिल है फॉर एडवांसमेंट ऑफ द पीपल एक्शन एंड द रूरल टेक्नोलॉजी। ये एक ऑटोनोमस सोसाइटी है जो काम करती है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, एस्टेब्लिश 1986 में। ये बेसिकली सपोर्ट प्रोवाइड करती है टू द ऑर्गेनाइजेशन इन द रूरल सेक्टर। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, फेरा, किसकी बात हो रही है? फेरा। इसको इंप्लीमेंट किया कब? 1973 में। और 1999 के अंदर क्या आ गया? फेमा आ गया था। तो फेरा इसको एस्टेब्लिश किया 10 सितंबर 1973 को फॉर द एक्सचेंज मैनेजमेंट ऑफ द फॉरेन करेंसी, और जबकि फेमा इसको पास किया 29 दिसंबर 1999 को इन प्लेस ऑफ फेरा। फेमा एप्लीकेबल हो गया 1 जून सन 2000 से। नेशनल इनकम जो है इंडिया के अंदर, उसके असेसमेंट कौन करता है? तो नेशनल इनकम जो निकालता है आपका CSO, और 3 मेथड है, इन तीनों में से आप निकालते हैं। तीनों मेथड को यूज करके नेशनल इनकम कंप्यूट करने का काम करते हैं। फेमा जो है इसको इंप्लीमेंट हुआ कब? फेमा बेसिकली 1 जून 2000 से जो है वो क्या हो गया? इंप्लीमेंट हो गया। WTO इज कमिटेड, WTO का जो है वो काम क्या है? WTO इज कमिटेड टू किसके लिए? WTO सभी मेंबर के लिए, जो उसके जितने भी मेंबर कंट्री उन सबके लिए क्या करता है? काम करता है। और लास्ट क्वेश्चन, IRDA जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट एक्ट है, IRDA IRDA इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी है, ठीक है, जो बेसिकली जितने भी इंश्योरेंस कंपनी उन सबके ऊपर रेगुलेटर के तौर पे काम करती है, ठीक है ना। तो IRDA जो है, IRDA के लिए को काम करने के लिए आप पावर भी मिलनी चाहिए। तो IRDA के लिए एक एक्ट पास किया गया जिसको बोलते हैं IRDA एक्ट, ठीक है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट एक्ट, ठीक है। ये कब पास हुआ? ये हुआ सन 1999 को। तो आंसर जो बनेगा वो क्या? बी। ओके जी सर, ये थे अपने आज के 50 क्वेश्चन। तो टोटल मिला के ऐसा करके हम लोगों ने 150 क्वेश्चन को जो है वो आपस में डिस्कस कर लिया। ओके, 150 क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो गए हैं। अब रह गए इसके आगे के 68 क्वेश्चन बैंकिंग के, उनको करेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताना, अच्छे लगे अच्छे कमेंट कीजिएगा। बाकी अभी हम लोगों ने HPSC के लिए जो है वो बैच हमने लॉन्च किया हुआ है, PGT के लिए भी और AP के लिए भी। तो अगर आप उसको परचेज करना चाहते हैं तो नीचे नंबर है, इस पर कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप लोग कोर्सेज का इंक्वायरी कर सकते हैं। बाकी अगर आप PGT की तैयारी कर रहे हैं, जिसकी डेट भी आ गई है, अक्टूबर के अंदर पेपर है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा PGT का जो हमारा बैच है इसके अंदर हम आपको जो है पूरा का पूरा स्टडी मेट प्रोवाइड करवाएंगे। इस तरीके से 3 किताबें जो है वो आपको मिलेंगी, ठीक है। ये फर्स्ट, ये आपका सेकंड और ये आपका थर्ड। तो 3 किताबें आपके होम एड्रेस पे हम लोग जो है वो प्रोवाइड करवाएंगे। ओके, प्लस में ये जो बुक्स में कंटेंट दिया हुआ है इस सबका डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियोस आपको जो है वो मिलेगा। प्लस में रिवीजन करने के लिए रिवीजन की वीडियो और प्रैक्टिस करने के लिए प्रैक्टिस के MCQ, जैसे ये प्रैक्टिस MCQs है, इस तरीके से आपको सारे प्रैक्टिस MCQs मिलेंगे विद कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, ठीक है ना। तो अगर आप इंटरेस्टेड है, नीचे नंबर है, इस पर कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप लोग कोर्सेज का इंक्वायरी कर सकते हैं। ओके जी सर, चलो एक बार ये करो, बाकी का टॉपिक करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।